So we'll continue with more questions. Question number whatever it is, I don't know. जो भी होगा वो ये 13 पेंडिंग है ना? पेंडिंग है, यस. तो 13th और बाकी कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे. 23, 24, 25 ऐसा कुछ था. So we'll come to that. लेकिन पहले sequentially कल हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था, if I'm not wrong, the case of monkey. तो उसके आगे का क्वेश्चन, a ship of mass 3 into 10 raised to 7 kilogram initially at rest is pulled by a force of 5 into 10 raised to 4 Newton to a distance of 3 meter. तो आपको बेसिकली फोर्स की वैल्यू दी है, डिस्टेंस की वैल्यू दी है और शिप का मास दिया हुआ है. दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू. Assuming that the resistance due to water is negligible, the speed of ship is. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे था, मतलब शिप रेस्ट पे था, उसको हमने फोर्स अप्लाई कर दिया 5 into 10 raised to 4 न्यूटन का, and because of that force the ship moves through a distance of 3 meter and they're asking you what is the speed of the ship. क्या करेंगे? एक्सप्रेशन फाइंड करके क्या करेंगे? v square equal to u square plus 2as. You are supposed to find out final speed. इनिशियल तो वैसे भी 0 था, तो v square equal to 0 plus 2a. a होता है फोर्स अपॉन मास. तो यहाँ से तुमको v मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2f by m into s. डन, खत्म. जस्ट पुट वैल्यूज. तो जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज 2 into f. व्हाट इज फोर्स वैल्यू? 5 into 10 raised to 4. व्हाट इज मास? मास कितना दिया हुआ है? 3 into 10 raised to 7. एंड व्हाट इज डिस्टेंस? 3 दिया है ना. 2 हो गया, f हो गया, यस. s is 3 मीटर, ओके. मास इज 3 into 10 to 7, दैट इज ओके. हो गया. 10 और 10 raised to 4, 10 raised to 5 डिवाइड बाय 10 raised to 7. तो कितना बचा? 10 raised to -2 का रूट कितना होता है? 10 raised to -1 मतलब कितना? तो 0.1 मीटर पर सेकेंड. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी इस टाइप के क्वेश्चन ना, ये सिर्फ जस्ट टू रिकॉल द फॉर्मूलाज, बाकी कुछ नहीं है. तो ऐसे टाइप के ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्लेयर किक्स अ फुटबॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम and the football begins to move with a velocity of 10 meter per second. So there's a player who is kicking the football of mass 0.5 and the ball starts moving with velocity 10 meter per second. If the contact between leg and the football lasts for 1/50 seconds, then the force acted on the football should be. सिंपल है. कभी भी जब फोर्स स्मॉल टाइम के लिए एक्ट होता है, मतलब इम्पल्स की बात होती है. इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम. फोर्स पूछा है और लगभग अप्रोक्सीमेटली चेंज इन मोमेंटम तुमको दिया है. So what is the relation between force and change in momentum? Rate of change of momentum is force. हो गया. अभी क्या करोगे इसके बाद? What is velocity? m into momentum m into v. मास क्या है? कांस्टेंट है. तो m dv by dt. हो गया. ma लिख देते तो डायरेक्टली हो जाता सॉल्व. You can directly start with force equal to mass into acceleration. What is the acceleration? Final velocity minus h velocity upon t. तो एक ही बात है वो, the same thing. तो ये सॉल्व करो तो भी चलता है, ये करो तो भी चलता है, बात तो एक ही है. What is mass given to you? How much is the mass of football? 0.5. What is the final velocity? 10. Initial 0. Time for which the force acts? 1/50. So 0.5 into 10 is 5. 5 into 50 is 250. So number C. अगला क्वेश्चन. The engine of a jet aircraft applies a thrust force of 10 raised to 5 Newton during takeoff. तो जेट एयरक्राफ्ट का जो इंजन है, इट प्रोवाइड्स अ थ्रस्ट ऑफ 10 raised to 5 ड्यूरिंग टेक ऑफ. टेक ऑफ के टाइम पे 10 raised to 5 न्यूटन का फोर्स है. एंड कॉजेज अ प्लेन टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1000 मीटर पर सेकेंड इन 10 seconds.
तो 10 सेकेंड में ही स्पीड हो गया 1 किलोमीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ द प्लेन इज, बताओ तो कैसे सॉल्व करोगे? इनिशियल स्पीड इज 0, उसके बाद v माइनस यू बाई टी, एक्सेशन मिल गया, हाँ, डिवाइड बाय फोर्स। तो जो पहले किया था वही है, सेम। आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है आपको? मास। तो मास क्या आएगा? थ्रस्ट अपॉन एक्सेलरेशन, थ्रस्ट मतलब फोर्स। व्हाट इज एक्सेलरेशन? v माइनस यू बाय टी। व्हाट इज थ्रस्ट? कितना दिया हुआ है थ्रस्ट? 10⁵. व्हाट इज फाइनल स्पीड? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल था 0 और ये कितना था? 10 था ना। तो 1000 बाई 10 इज 100 और 10⁵ बाई 100 इज 10⁵3। 10⁵3 मतलब 1000 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम 10⁵3, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, दो क्वेश्चन सिंपल है, इसके बाद थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट आएगा, लेकिन अभी आप बताओगे। A force of 50 dynes is acted on a body of mass 5 gram, which is at rest for an interval of 3 seconds. Then the impulse s. तो 50 न्यूटन का फोर्स, 50 डाइन का फोर्स दे दिया, मास बता दिया, टाइम बता दिया, इम्पल्स पूछा है। व्हाट इज इम्पल्स? फोर्स इनटू पेन। तो ठीक है, इम्पल्स इज फोर्स इनटू dt, f dt. What is force? 50 dynes, 50 dynes, 10⁻⁻5. How much is time? 3 seconds, 3 seconds. तो क्या है आंसर? क्या है आंसर? 1.5 into 10⁻³ तो फिर ये मास क्यों दिया होगा? Why they have given you mass? मास क्यों दिया है ऐसे ही? हाँ, तो ऐसे दिया है, कुछ काम नहीं है उसका। अगला क्वेश्चन। Okay, a particle of mass 0.3 kilogram is subjected to a force F equal to minus kx with k equal to 15 Newton per meter. What will be its initial acceleration if it is released from a point 20 centimeter away from the origin? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब तो बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास है, उस पर एक फोर्स लगा दिया F इक्वल टू माइनस के एक्स। F इक्वल टू माइनस के एक्स कौन सा फोर्स था? रिस्टोरिंग फोर्स। कहाँ सीखा था? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो जब ऑब्जेक्ट पे, पार्टिकल पे, बॉडी पे F इक्वल टू माइनस के एक्स का फोर्स लगे तो वो क्या परफॉर्म करता है? हाँ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? के बाय एन। तो अभी आपको के पता है? यस। आपको एम पता है? यस। आपको एक्स पता है? यस। हो गया क्वेश्चन। तो माइनस के मतलब 15, एम इज 0.3 और एक्स की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो 10⁻² हो जाएगा। तो कितना आएगा? 10 पक्का। तो 1 जा एंड 50 जा। हाउ मच इज दिस? हाँ, 1000, 1000 10⁻² मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस एक सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वन मोर, वन लास्ट, उसके बाद यू हैव लिटिल बिट ऑफ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। अ प्लेयर caught a cricket ball of mass 150 gram moving at the rate of 20 meter per second.
तो बॉल 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और प्लेयर ने उस बॉल को पकड़ लिया. इफ द कैचिंग प्रोसेस बी कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, the force of the blow exerted by the ball on the hand of the player is. So if you know, of course you should know, जब भी बैट्समैन बॉल को मारता है और फील्डर पकड़ता है, तो जो बॉल के पास मोमेंटम है, तो व्हेन बॉल हिट्स द हैंड इट एक्सर्ट्स अ ब्लो. तो वो जो ब्लो का फोर्स है वो कितना है, ऐसा आपको पूछा है. तो बताओ क्या करेंगे. F इक्वल टू एम 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 इंटू, हाँ मतलब डीपी बाई डी टी से स्टार्ट किया तुमने. ओके, अब बताओ क्या करोगे. व्हाट इज मास. जीरो हो जाएगा ना फाइनल स्पीड. ये क्या आएगा 150 ग्राम 10 टू -3. व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी -20. इनिशियल 20 है और फाइनल 0 है, तो -20. ओके, आगे बाई डी टी कितना टाइम लगा 0.1. 0.1 तो 10 टू -1, ऊपर 10 टू -3, -1 तो -2 और ये दो भी गए, -30. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन और वो आप सॉल्व करोगे. आई विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व. तो दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू कि जब आप पीवाई को सॉल्व करते हो ना, मैं हमेशा बोलता हूँ 2013-14 के पीछे जाना नहीं. देखो 6, देखो 5, क्या था क्वेश्चन. ये नथिंग. ओके, हाँ ये क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करो. चलो ध्यान दो. A ball of mass 0.2 kilogram is thrown vertically upwards by applying force by hand. If the hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball goes up to 2 meter height further, find the magnitude of force given G value is 10. तो ऐसा है, imagine this is hand. यहाँ था बॉल, इस बॉल को ऊपर थ्रो करना है, तो ऊपर थ्रो करने के लिए हैंड फोर्स लगाएगा बॉल पे, और उसके लिए ये हैंड पहले ऊपर गया. तुम भी जब करते हो ऐसे थ्रो करते हो तो योर हैंड गोज अप, राइट. तो कितना कितना ऊपर गया 0.2 मीटर, और फिर बॉल कितना ऊपर गया 2 मीटर. 2 मीटर ही बोला है ना, पक्का 2 मीटर बोला है कि नहीं. तो बेसिकली व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय हैंड, यू शुड नो. जब भी एनीथिंग इज गोइंग अप, any body is going up, it is always m into g plus a. Correct, right. अब मास ऑफ हैंड तो पता नहीं, पता है क्या. नहीं, तो मास ऑफ बॉल यूज कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि बॉल पे अगर हैंड ने एक्शन किया तो बॉल क्या करेगा, रिएक्शन. तो हम लोग रिएक्शन फोर्स निकाल लेंगे, उसको एक्शन मान लेंगे. तो सिंपल है. ओके, सिर्फ अभी ए पता होना चाहिए तुमको. तो हाउ डू यू फाइंड आउट ए. अब ए कैसे फाइंड करना है, तो सोचो. एक काम करते हैं, नाम देते हैं. इसको बोलते हैं ए पॉइंट, इसको बोलते हैं बी पॉइंट, इसको बोलते हैं सी पॉइंट. तो इफ आई सॉल्व फ्रॉम फ्रॉम ए टू बी, तो मैं अगर ए टू बी सॉल्व कर रहा हूं, ए टू बी, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, मतलब केस 1 u1 इज 0. v1 पता नहीं, s हमको पता है, s1 पता है, और a वही तो नहीं पता, वही तो फाइंड करना है. तो क्या करोगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. यहां तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, श्योर श्योर क्लियर. करते करते वेट. तो v1 स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2a1 s1, सही है ना. तो तुमको a1 मतलब a1 मतलब a ये चाहिए. तो कैसे निकालेगे, v1 स्क्वायर बाय 2s.
अब प्रॉब्लम क्या है कि तुमको अगर सिर्फ v1 मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि s तो पता ही है कितना है, 0.2, तो आपको पता है। तो v1 कैसे फाइंड करोगे वो सोचना पड़ेगा। पहले केस का पहले केस का मतलब a से b, इसका जो फाइनल वैल्यू होगा वो दूसरे का इनिशियल होगा, तो u2। और यहाँ पे पता है क्या होगा, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, 0। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको केस 1 लिख देता हूँ और फिर केस 2 पे आ जाते हैं। तो केस 2, फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी, केस 2 का इनिशियल, केस 1 का फाइनल और केस 2 का फाइनल 0। और केस 2 में ये होगा -g। क्यों? क्योंकि इस केस में बॉल ऊपर जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी। पहले केस में हैंड ऊपर जा रहा था, और हैंड का एक्सेलरेशन ग्रेविटी नहीं कंट्रोल कर रहा, तुम कंट्रोल कर रहे हो, तो इसलिए हमने वहां -g नहीं लिखा, क्योंकि हैंड इज कंट्रोल्ड बाय यू, नॉट बाय ग्रेविटी। बट व्हेन द बॉल लीव्स, बॉल इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, नॉट बाय यू, तो इसका एक्सेलरेशन क्या लोगे, -g, मतलब -10, राइट। वापस से फिर वही वही ना, तुमको क्या चाहिए, v1। v1 पहले केस का फाइनल है, तो दूसरे केस का क्या है, इनिशियल। तुमको क्या चाहिए, v1, और क्या चाहिए, u2। तो क्या करोगे, v2 स्क्वायर इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2a2 s2। s2 भी तुमको पता है 2 मीटर दिया हुआ है, तो v2 इज 0, u2 स्क्वायर, और ये -2, और a2 की वैल्यू 10, क्योंकि g की वैल्यू 10 बोला है, और ये कितना है, तो कितना हो गया, 40। तो u2 स्क्वायर कितना आ गया, 40। तो u2 अंडर रूट ऑफ 40 क्यों करना है तुमको, चाहिए v1 स्क्वायर, you need v1 square, right? So therefore this u2 square is v1 square, and therefore you have expression a as v1 square upon 2s1। v1 square आ गया 40, और s1 कितना था, 0.2, तो 40 अपॉन 0.4 कितना होता है, 100। 100 आ गया एक्सेलरेशन, करेक्ट, पक्का, पक्का, चलो ठीक है। तो 100 आ गया, तो व्हाट इज फोर्स, एम जी प्लस ए। एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.2, जी की वैल्यू 10, और ये कितनी है, 100। तो 110 इंटू 0.2, 20, 22 न्यूटन, 22 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर सॉल्व करो। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m, तो दो पार्टिकल्स है, मास m दिया हुआ है। अच्छे से पहले क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m each are tied at the ends of a light string of length 2a। तो लेंथ टोटल 2a है स्ट्रिंग का। The whole system is kept on a frictionless horizontal surface with the string held tight so that each mass is at a distance a from the center। तो जो सिस्टम है इसको तुमने रख दिया एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे, फ्रिक्शनलेस टेबल पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। यू आर कीपिंग द सिस्टम ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल। तो यहाँ पे टेबल है विच इज सपोज टू बी फ्रिक्शनलेस, तो विच इज सपोज टू बी फ्रिक्शनलेस, देयर इज अ टेबल, फ्रिक्शनलेस टेबल हियर। और इस स्ट्रिंग को तुमने बहुत टाइट करके रखा है सो दैट सेंटर से ये डिस्टेंस ए है और ये भी ए है, वो दिया हुआ डायग्राम में आपको नीचे। गुड, देन आगे क्या बोला है, नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग मतलब पी पॉइंट इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स। तो पी पॉइंट को तुम अभी ऊपर वर्टिकली अपवर्ड तुम उसको उठा रहे हो विद अ स्मॉल बट कांस्टेंट फोर्स। तो पी पॉइंट को तुम ऊपर उठा रहे हो विद स्मॉल बट कांस्टेंट फोर्स। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द सरफेस। तो जैसे ये पी पॉइंट ऊपर जाएगा, तो ये जो दो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पास में आएंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 2x। तो जब दोनों पार्टिकल्स का डिस्टेंस 2x हो जाएगा, तब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कितना है, ऐसा क्वेश्चन है। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
So you had a frictionless horizontal surface. You had two particles each of mass m. They are connected with the help of a string. तो दोनों एक string के साथ connect कर दिए. You are connecting this with the help of a string. स्ट्रिंग का लेंथ है 2a, तो सेंटर से एक a और दूसरा भी a डिस्टेंस पे है, ऐसा सिचुएशन था इनिशियली, ऐसा था. अब ऐसा आपको बोला है कि ये जो मिड पॉइंट है ना इसका p, मिड पॉइंट p, यहां से आपने एक फोर्स लगा दिया ऊपर के डायरेक्शन में. इसको आप ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो. तो जब फोर्स आप लगा रहे हो ऊपर के डायरेक्शन में तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि ये जो दोनों पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पास में आने लगेंगे और स्ट्रिंग विल बिकम समथिंग लाइक दिस. तो स्ट्रिंग ऐसा बनेगा, ऐसा बनने लगेगा स्ट्रिंग. दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू. ठीक है, यहां तक क्लियर? पक्का? तो जब दोनों में डिस्टेंस 2x डिस्टेंस रह गया, मतलब दिस डिस्टेंस इज 2x, तो उस टाइम पे व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो जब डिस्टेंस 2x रह गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो सेंटर है, सेंटर से x डिस्टेंस, इसको y मान लेता हूं और इसको फिलहाल मैं a बोल देता हूं, क्योंकि ये a ही था ना, ये a था. तुम P पॉइंट को ऊपर खींचोगे भी तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? a रहेगा, उसमें तो कुछ चेंज नहीं होना. करेक्ट है? पक्का? श्योर. ये एंगल कितना बन गया? थीटा. ये फोर्स क्या था? F. अब आपको पता होगा कि ये टेंशन होता है T इन द स्ट्रिंग, दोनों साइड पे. अब जो टेंशन T है इसके कर दोगे कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, एक जाएगा यहाँ पे वर्टिकल. ये राइट साइड का सॉल्व किया मैंने, तो दिस इज T साइन थीटा और दिस इज T कॉस थीटा. रिमेंबर मैंने ये सिर्फ एक साइड का सॉल्व किया है. जब तुम दूसरे साइड का भी सॉल्व करोगे, दूसरे साइड का, तो आपको मिलेंगे इन टोटल दो कंपोनेंट्स नीचे की तरफ मिलेंगे ना. ऊपर क्या था? F. ये क्या था? T cos थीटा एक का, ये क्या था? T cos थीटा दूसरे का. मतलब तुमको क्या मिल गया? F इक्वल टू 2T cos थीटा. क्लियर है? ओके, पक्का पक्का. देन तुमको फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करने के लिए बोला है? क्या बोला है? एक्सेलेरेशन बोला है ना. हाँ चलो ठीक है. तो फिर तुमको मिल गया टेंशन यहां से F अपॉन 2 cos थीटा. लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1. अभी अगर T cos थीटा दोनों कंपोनेंट मिलके F को बैलेंस कर रहे हैं, तो T sin थीटा क्या कर रहा है? फिर T sin थीटा कैंसिल नहीं हो रहा है. रिमेंबर, ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हटा दो, मैं बताता हूँ कि कहाँ कंफ्यूजन होता है. नॉर्मली तुम क्या सोचते हो? ये जो टेंशन है इसका T sin थीटा और इसका T cos थीटा. तो व्हाट यू एट द फर्स्ट प्लेस विल थिंक कि T sin थीटा और T sin थीटा हो गया कैंसल. वो जब सेम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तब की बात होती है. टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल आउट वो तब होता है जब एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है. ये साइड का टेंशन ये फर्स्ट पार्टिकल को मूव कर रहा है, ये साइड का टेंशन ये सेकंड को कर रहा है. तो ये जो टी साइन दे आर नॉट कैंसिलिंग आउट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन. बोलोगे ऐसे कैसे एक्सेलरेशन? मेरे को एक बात बताओ, फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है ना. मतलब जो जो मोशन का डायरेक्शन हो वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो वो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है. वेलोसिटी के डायरेक्शन को अपोजिट मतलब पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, सेम या फिर अपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है? वेलोसिटी को पैरेलल या एंटी पैरेलल कौन होता है? एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? अब जब तुमने ये पी पॉइंट को ऊपर उठाया तो ये पार्टिकल्स टुवर्ड्स ईच अदर आने लग गए, बराबर. तो मोशन का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम, वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम, एक्सेलरेशन विल बी या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल. तो ये जो फोर्सेस तुमको दिख रहे हैं टी साइन थीटा राइट साइड के ऑब्जेक्ट का या टी साइन थीटा लेफ्ट साइड के ऑब्जेक्ट का, ये मोशन को पैरेलल या एंटी पैरेलल है ना. ऑब्जेक्ट वहां जा रहा था, कहां जा रहा था ऑब्जेक्ट? राइट में. टी साइन थीटा कहां पे है? लेफ्ट में. तो पैरेलल या एंटी पैरेलल है? यस. तो टी साइन थीटा क्या कर रहा है?
एक्सेलरेशन कर रहा है, किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का कर रहा है, बराबर। अगर तुमने बोला टी साइन थीटा कैंसल आउट, मतलब तुम बता रहे हो कि ऑब्जेक्ट दे आर नॉट एक्सेलरेटिंग, दे आर नॉट मूविंग। तो गलती से भी तुमने अगर ऐसा बोल दिया टी साइन थीटा कैंसल्स आउट, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट अपने आप ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होने लग गए, जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अगेंस्ट है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पहला लॉ ही बताता है आपको, जब तक तुम्हारे पास एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं हो तब तक ए मतलब एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। तो ये याद रखना है, टी साइन थीटा कैंसिल मत करना, किया तो मतलब तुम गए। तो अभी हमारा काम क्या रह गया, ए फाइंड करना। तो अभी वो ए कैसे फाइंड करना है ये याद रखना। और एक कंफ्यूजन होता है वो भी क्लियर कर लो। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन, किसका एक्सिलरेशन? दोनों में से किसी भी एक का। हाँ, किसी भी एक का। तो ये तो दो ट्राइंगल बने ना, मैं दोनों में से एक ही ट्राइंगल शो कर देता हूँ। आप बोलोगे ऐसा क्यों? अरे कॉमन एक्सिलरेशन है, जितना एक का होगा उतना ही दूसरे का होगा। इसके लिए ये डिस्टेंस क्या हो गया? एक्स। ये क्या है? वाई। ये क्या है? ए। ये क्या है? थीटा। इसको फिलहाल ड्रॉ करके रखो। गुड। तो अभी बताओ क्या करेंगे? हाँ, पार्टनर सिस्टम तो करेंगे, लेकिन भाई पहले मेरे को बताओ एक्सेलरेशन आया क्या? हाँ, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। तो टी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, इसलिए टी साइन थीटा इक्वल टू एम। तो व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? टी साइन थीटा बाय एम। अभी टी कहां से लाओगे? तो ये टी यहां से लाओगे फ्रॉम इक्वेशन वन। तो ए इक्वल टू साइन थीटा बाय एम वाला से लिख दिया। व्हाट इज टेंशन? एफ अपॉन टू कॉस थीटा। व्हाट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा? tan थीटा। तो a इक्वल टू एफ अपॉन टू एम tan थीटा। अभी tan थीटा कहां से आ जाएगा? तो ये डायग्राम से आएगा। और इस tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो f बाय टू एम एक्स बाय वाई, बराबर। ओके, ऑलमोस्ट देयर। अगर तुमको दिख रहा है एफ एक्स बाय टू एम हो गया, एफ एक्स बाय टू एम हो गया, हो गया, हो गया ना? हाँ, तो सिर्फ क्या रह गया अभी? वाई। ये वाई, वी वाई कैसे फाइंड करते? तो वापस डायग्राम। व्हाट इज ए स्क्वायर? y square plus x square. So what is y square? A square minus x square. तो यहां से आपको मिल जाएगा y square इक्वल टू a square माइनस x square। तो y क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ a square माइनस x square। सब्स्टिट्यूट कर दो। तो a इक्वल टू f अपॉन टू एम एक्स अपॉन रूट ऑफ a square माइनस x square, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। A spring balance is attached to the ceiling of a lift. A man hangs his bag on the spring balance and the spring reads 49 Newton when the lift is stationary. If the lift moves downward with an acceleration of 5 meter per second square, the reading of the spring balance will be. So this question is too simple. सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए when the lift is going down, I have told you many times, when anything is going down, force is mg minus a। इसमें से a की वैल्यू आपके पास है 5, g की वैल्यू 10 मान लो, अज्यूम कर लो 10, राइट। तो अजम्पशन है, तो m 10 माइनस 5 तो आ जाएगा 5m। अभी आपको सिर्फ चाहिए m, वो कहां से मिलेगा? वो केस वन से मिलेगा। जब लिफ्ट स्टेशनरी था, जब लिफ्ट स्टेशनरी होता है ना, तो स्टेशनरी के केस में फोर्स व्हेन द लिफ्ट स्टेशनरी वो क्या होता है पता है आपको? mg होता है। तो m क्या हो जाएगा? fs बाय g। तो व्हेन द लिफ्ट वाज स्टेशनरी फोर्स ऑफ fs वो कितना दिया है आपको? 49। 49, हाँ 49, तो फिर 9.8। तो यहाँ भी 9.8 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5। ओके, तो m की वैल्यू कितनी मिल गई? 5।
तो रफली रफली स्पीकिंग 5 इंटू 5 25। अभी ये 5 इंटू 5 क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है 10। अगर इसको भी मैं 9.8 लिख दूं तो सिंपल है 4.8, तो 4.8 m, 4.8 m, तो 4.8 इंटू 5 तो 24 आता है, एग्जैक्टली 24 आता है। ये कितना आता है 24। सिंपल, टू सिंपल। तो हमको पहले से ही पता था लेफ्ट गोइंग डाउन इट इज एम जी माइनस ए। जी की वैल्यू 9.8, एम की वैल्यू 5 दी हुई है, तो 4.8 एम बन गया। एम कहाँ से मिलेगा, पहले केस से मिलेगा, जब लिफ्ट स्टेशनरी था तो फोर्स कितना था 49। जी की वैल्यू कितनी है 9.8, तो 49.9.8 इज 5। तो व्हाट इज एम 5 किलोग्राम, वो एम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, हो गया 24 न्यूटन, डन। therefore from 1 into next question, जोक बताओ। Lift is moving down with acceleration A. A man in the lift drops a ball inside the lift. Lift is going down and man drops a ball inside the lift. The acceleration of the ball as observed by the man in the lift and a man standing stationary to the ground respectively are. तो बताओ क्या आएगा। जो लिफ्ट में है उसको सेम लगेगा नहीं। व्हेन यू से ना, पहले थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। लिफ्ट के अंदर मैन है, उसने बॉल ड्रॉप कर दिया, लिफ्ट इज मूविंग डाउन, बराबर, सही है। तो फिर फॉर समवन हु इज इनसाइड द लिफ्ट व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, जी या फिर जी माइनस ए, जी माइनस ए। और फॉर समवन हु इज आउटसाइड, सी, सी, हो गया। तो जी माइनस ए वो जो लिफ्ट के अंदर है उसके लिए होता है वो, बराबर, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। A particle of mass m is at rest at the origin at t equal to 0। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो पोजीशन भी 0 था, ओरिजिन मतलब 0 पे था। अभी इट इज सब्जेक्टेड, नाउ इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स f ऑफ t इक्वल टू f0 e रेज टू माइनस bt in the x direction। its speed vt is depicted by which of the following curves। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा देता हूँ। दिस इज नंबर लाइन, ये ओरिजिन है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे है, ऐसा उन्होंने बोला है। एट टाइम t इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट रेस्ट एट ओरिजिन। फिर इस पे एक फोर्स लगा दिया पार्टिकल पे, तो इट विल स्टार्ट मूविंग। और फोर्स का फॉर्म क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ टी इक्वल टू f0 e रेज टू माइनस बी टी। और फोर्स कहाँ लगाया, x डायरेक्शन में लगा दिया। इट स्पीड vt, वेलोसिटी vt इज डिपेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। तो इन सब में से कौन सा ग्राफ वेलोसिटी के लिए सही ग्राफ है। ओके, तो ठीक है, अभी यहाँ पे जरा ध्यान दो। ये सारे ही क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हो सकते हैं लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। इवन द लास्ट वन एंड दिस वन, ये क्वेश्चन भी सिंपल था, ये भी सिंपल था। तो सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल है। ऑफ कोर्स बेसिक्स पता होना चाहिए। क्या बोला है आपको, क्या बोला है, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना। पार्टिकल ऑफ मास एम रेस्ट पे था ओरिजिन पे, टाइम टी इक्वल टू 0। फिर उस पर एक फोर्स लगा दिया, वो फोर्स था एफ ऑफ टी इक्वल टू f0 ई रेज टू माइनस बी टी। जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, देन उसका स्पीड आपको पूछा है, स्पीड v ऑफ t इज डिपिक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। पहले तो देख लेना v ऑफ t वर्सेस टाइम है, मतलब आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ढूंढना है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे आएगा, व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन f0 by m, और व्हाट इज एक्सीलरेशन dv by dt।
dv by dt इक्वल टू f0 by m e रेज टू माइनस bt। अब कितनी बार हमारा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन? इज इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन? यस। ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री? यस। हाउ मेनी वेरिएबल्स? टू। एक वेलोसिटी एक टाइम। f0 ये कांस्टेंट है, f0 ये कांस्टेंट है, m ये कांस्टेंट है, b ये कांस्टेंट है। तो इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म? यस। तो वेरिएबल सेपरेट करो, dt को वहां ले जाओ, dv को रहने दो और इंटीग्रेट कर लो एक बार वेरिएबल सेपरेट होगा तो dv इक्वल टू f0 बाय m e रेज टू माइनस bt dt। इसके बाद करना क्या होता है? इंटीग्रेट करना होता है। तो इंटीग्रेट करेंगे, कहां से करेंगे? इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक। यहाँ पे f0 और m कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट करेंगे कहां से? टाइम की इनिशियल वैल्यू से टाइम की फाइनल वैल्यू तक। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv? दैट इज v। क्या होता है? v। लेकिन रिमेंबर इनिशियल स्पीड कितना था? 0 था। इनिशियल टाइम क्या था? 0 था। तो लिमिट्स, लोअर लिमिट 0 हो गए दोनों केस में, और ये जो अपर लिमिट है ये फाइनल टाइम को मैं t बोल देता हूँ, तो t आ गया ये। व्हाट इज इंटीग्रेशन dv नाउ? ओनली v। अपर लिमिट इज v, लोअर लिमिट इज 0। तो क्या आ जाएगा ये? v इक्वल टू f0 by m। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस bt? e रेज टू माइनस bt अपॉन डेरिवेटिव ऑफ माइनस bt। e रेज टू f of x का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू f of x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f of x। मतलब e रेज टू 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x, e रेज टू 5x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 5x। या फिर इन शॉर्ट अगर e रेज टू एन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो वो होता है e रेज टू एन एक्स अपॉन एन। तो e रेज टू माइनस bt का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेज टू माइनस bt अपॉन माइनस b। ओके, बराबर यहां तक? यस। लिमिट्स क्या थे? लिमिट्स 0 से t तक। ओके, तो ये आ गया v इक्वल टू f0, ये माइनस साइन आ गया, ये mb आ गया, e रेज टू माइनस bt 0 to t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v इक्वल टू माइनस f0 mb e रेज टू माइनस bt माइनस e रेज टू 0, क्योंकि लोअर लिमिट मतलब t इक्वल टू 0। व्हाट इज e रेज टू 0? 1। तो e रेज टू 0 की वैल्यू आ गई 1, मतलब ये हो गया 1। हो गया? तो ये मिल गया आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल गया। अभी आपको सिर्फ देखना कि ग्राफ कैसा आएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा? तो देखो ग्राफ कैसा आएगा। सबसे पहले यू ऑलवेज नीड टू लुक एट द ग्राफ वेरी वेरी केयरफुली। आपको अच्छे से देखना पड़ता है वो। ओके, तो सब जगह पे ना टाइम की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रही है, डायरेक्ट इंफिनिटी की तरफ। अगर तुम देखोगे, अच्छे से देखोगे, यू हैव टू पे अटेंशन हियर। कहीं पे भी तुम देखो ना, यहाँ पे भी ये टाइम एक्शन टच नहीं कर रहा है, किया क्या टच? अगर टाइम से टच नहीं करना मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 इंफिनिटी पे होगी। कभी भी कोई भी फंक्शन हो, रिमेंबर अगर कोई भी फंक्शन है, सपोज मेरे पास फंक्शन है और उसकी वैल्यू इंफिनिटी पे ही 0 हो रही है, तो वो फंक्शन ऐसा जाता है, वो एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करता है। तो बेसिक मैथ पता होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे चीजों को वेरीफाई करना पड़ता है, एट टी इक्वल टू इंफिनिटी पे और एट टी इक्वल टू 0 पे। तो पहले टी इक्वल टू 0 डाल के देखो, 0। तो एट टी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 तो पता ही था ना हमको, तो बोला ही था, बोला था कि नहीं रेस्ट पे है, और तो पता था हमको। तो ये वेरीफाई हम करेंगे नहीं क्योंकि हमको पता था। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी ग्राफ होगा इनिशियल टाइम पे स्पीड 0 होना चाहिए, चारों में ही है, बराबर। देन एट टी इक्वल टू इंफिनिटी करके देख लो, माइनस f0 बाय एम बी ई रेज टू माइनस इंफिनिटी माइनस 1। व्हाट इज ई रेज टू माइनस इंफिनिटी? क्या? 0, क्योंकि 1 अपॉन ई रेज टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0।
1 अपॉन ए रेज़ टू इंफिनिटी 0, 0 माइनस 1, माइनस और माइनस प्लस, तो क्या आ गया f0 बाय m। बराबर, करेक्ट। तो बताओ अभी कौन सा ग्राफ सही है? बताओ। हाँ, ऑप्शन, ऑप्शन, इफ यू से ऑप्शन बी, वाई ऑप्शन बी? तुमने ऑप्शन बी बोला तो ऑप्शन बी क्यों? I just don't understand why have you said option number B? नहीं, वो ठीक है। इन्फिनिटी टाइम पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? f0 बाई एम बी। ये तुम लॉजिकली करेक्ट बोल रहे हो। इस पॉइंट के आगे कांस्टेंट हो गया तो ऐसे समझाते आना चाहिए। तो सिर्फ ऑप्शन बी बोल के नहीं चलेगा, फिर ये क्यों नहीं? वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इस पॉइंट के आगे वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिख रहा है तुमको, मतलब टाइम इक्वल टू इंफिनिटी पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? f0 बाई एम बी। ऑप्शन नंबर ए और डी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी बताया ऐसे टाइप के जो ग्राफ होते हैं उसका मतलब क्या होता है? इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी हो रही है? जीरो। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इंफिनिटी पे वैल्यू जीरो। हमको मिला क्या जीरो? नहीं, नहीं मिला ना। ये भी नहीं हो सकता है फॉर द सेम रीजन, और वैसे दोनों ग्राफ ही सेम थे, क्या ही है, ऑलमोस्ट सेम है। गुड। तो बचे ये दो। अब ये नहीं हो सकता है, तो बचा क्या? बराबर, पक्का, श्योर, 100%। ये एक्सपोनेंशियल है, इज इज एक्सपोनेंशियल, पक्का ना? ओके, चलो वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। जो हमारा कल पेंडिंग था 13 नंबर क्वेश्चन, वो हम लोग आज कर लेते हैं, क्योंकि ठीक है ज्यादा थ्योरी लगने नहीं वाला उसके लिए, तो हो जाएगा फटाफट से। एक्चुअली कुछ भी लगने नहीं वाला है इसको सॉल्व करने के लिए, नथिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल। ध्यान दोगे तो समझेगा, नहीं तो सिंपल 3 के मार्क्स गए। और रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर is kept on a frictionless surface and a force of 5 Newton is applied to one of its end। एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे एक 5 मीटर लंबा वायर रख दिया, उस पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। फाइंड द टेंशन इन द रोप एट 1 मीटर फ्रॉम दिस एंड। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आई जस्ट डिड नॉट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, इसके लिए इसको पेंडिंग रख दिया था, अभी बता देता हूँ। तो ये टेबल है फ्रिक्शनलेस, उस पर रोप है 5 मीटर लॉन्ग। ये कभी कभी ना फॉर्मूला हमको नहीं पता होता, कोई जरूरत भी नहीं है, तुम लॉजिक लॉजिक कॉमन लॉजिक से भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये लेंथ है एन, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया हमने एफ, 5 न्यूटन का फोर्स है। व्हाट इज द लेंथ? 5 मीटर, बराबर। मतलब व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ? 1। तो पहले तो फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड कर लेना, दैट इज 1 न्यूटन पर मीटर। 1 न्यूटन पर मीटर। तुम एक एंड से, जिस एंड पे फोर्स लगाया उस एंड से कितने डिस्टेंस पे तुम फाइंड कर रहे हो? 1। कहाँ, कितने पे? 1। कितने पे? 1, बराबर। तो यू नीड टू रिमेंबर, टेंशन इज ऑलवेज फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ माइनस डिस्टेंस फ्रॉम द एंड वेयर यू आर अप्लाइंग फोर्स। तो तुमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया फोर्स, हो गया फॉर्मूला रेडी। तो टेंशन इज force per unit length into total length minus the distance from the end where you are applying force. What is force per unit length? What is length? 5। और कितना डिस्टेंस पे? 1। तो कितना हो गया?
4 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट अबाउट एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर? 3, बराबर। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर? बस ऐसा करते जाना है, हो गया, डन। दैट्स इट फॉर टुडे।